नमस्कार। आज हम सरगुजा विश्वविद्यालय अंबिकापुर के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था के अंतर्गत एम.कॉम द्वितीय सेमेस्टर के ऐच्छिक प्रश्न पत्र 3 बिजनेस लॉ यानी व्यावसायिक संनियम की इकाई 5 के व्याख्यान 4 में निर्दिष्ट बिंदुओं पर अध्ययन करेंगे, उन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर शोभित वाजपेयी, प्राध्यापक एवं अध्यक्ष वाणिज्य विभाग, राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अंबिकापुर, आपके सामने इन बिंदुओं पर अपने विचार प्रकट करूंगा और आपसे चर्चा करूंगा। व्यावसायिक संनियम के इकाई 5 के व्याख्यान 4 के अंतर्गत आज जो अध्ययन और चर्चा किए जाने वाले बिंदु हैं वे हैं विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत दोहा घोषणा पत्र, दोहा डिक्लेरेशन, दूसरा एंटी डंपिंग ड्यूटी यानी पातन रोधी शुल्क, तीसरा डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम यानी विवाद निवारण व्यवस्था, चौथा रीजनल ग्रुपिंग यानी क्षेत्रीय समूह तथा पांचवा और अंतिम WTO एंड इंडिया यानी विश्व व्यापार संगठन और भारत। इन 5 बिंदुओं पर हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहली चर्चा दोहा डिक्लेरेशन पर करते हैं। दोहा घोषणा पत्र बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि विकासशील और अल्प विकसित राष्ट्रों के हितों की चिंता जितनी गंभीरता और जितनी शिद्दत के साथ दोहा घोषणा पत्र में की गई बहुत रिमार्केबल है। वो आगे आने वाले सभी समझौतों का आधार बनती हैं। दोहा कतर नाम के देश का एक स्थान है। वहाँ नवंबर 2001 में चौथी मंत्री स्तरीय बैठक के घोषणा पत्र विविध विषयों पर तथा वर्तमान अनुबंधों के क्रियान्वयन से संबंधित मुद्दों सहित अन्य कार्यों के लिए समझौता वार्ता हेतु आज्ञा पत्र की तरह कार्य करता है। समझौता वार्ताओं के लिए व्यापार समझौता वार्ता समिति तथा उसकी सहायक संस्थाएं और अन्य कार्यों के लिए अन्य विश्व व्यापार संगठन परिषदें और समितियां कार्य कर रही हैं। दोहा घोषणा पत्र के अधीन जो महत्वपूर्ण विषय रखे गए हैं उनमें से सबसे प्रमुख विषय है एग्रीकल्चर या कृषि। दोहा घोषणा पत्र के अनुसार विश्व कृषि बाजार में उचित एवं बाजारोन्मुख लेन देन व्यवस्था को निर्मित करने हेतु आवश्यक कदम उठाने पर सहमति बनी थी। दूसरा मुद्दा है सेवा या सर्विसेज। विकासशील तथा अल्प विकसित देशों और सभी व्यापारिक साझेदारों के आर्थिक विकास में वृद्धि करने के उद्देश्य से उसके दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए सेवा क्षेत्र में व्यापार में सौदेबाजी को बढ़ावा दिए जाने पर भी सहमति बनी। तीसरा मुख्य मुद्दा उठाया गया था, जो तीसरा मुख्य विषय था वो है मार्केट एसेस ऑफ नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स यानी गैर कृषि उत्पादों का बाजार प्रवेश। यहाँ भी विकासशील राष्ट्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए गैर कृषि उत्पादों के निर्यात में टैरिफ पीक यानी अधिकतम प्रशुल्क, हाई टैरिफ यानी उच्च प्रशुल्क और टैरिफ एक्लेशन यानी प्रशुल्क वर्धन के साथ साथ गैर प्रशुल्कीय अवरोधों को कम करने और पर्याप्त तथा उचित रूप से हटाने पर सिद्धांततः सहमति दी गई। आगे आने वाले समय में ये सहमति अनेक अनुबंधों का आधार बनी। अगला विषय जो उठाया गया था वो ट्रिप्स यानी ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़। यहाँ पर ख़ास तौर से स्वास्थ्य यानी हेल्थ सर्विस जो है
उस पर ध्यान देते हुए लोक स्वास्थ्य को समुचित सहयोग देने के लिए वर्तमान दवाओं तथा नई दवाओं पर शोध और उनके विकास हेतु ट्रिप्स को समुचित तरीके से लागू किए जाने पर सभी देशों में सहमति बनी और ख़ास तौर से परंपरागत ज्ञान के इस क्षेत्र में यानी हेल्थ साइंस के क्षेत्र में परंपरागत ज्ञान के संरक्षण पर भी सभी राष्ट्रों ने सहमति प्रदान की। अगला जो विषय आता है वो रिलेशनशिप बिटवीन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट यानी व्यापार और निवेश में संबंध। दोहा घोषणा पत्र के अंतर्गत विकासशील और अल्प विकसित देशों के लिए तकनीकी सहायता तथा क्षमता निर्माण पर सहायता की आवश्यकताओं को रेखांकित किया गया तथा बहुपक्षीय सहायता प्रदान करने पर भी सहमति बनी। इसी तरह अगला विषय था इंटरेक्शन बिटवीन ट्रेड एंड कंपटीशन पॉलिसी यानी व्यापार और प्रतिस्पर्धा नीति के मध्य अन्योन्य क्रिया। इसके अंतर्गत भी इस घोषणा पत्र में यह सहमति बनी कि व्यापार और प्रतिस्पर्धा नीति के लिए गठित कोर ग्रुप मुख्य सिद्धांतों को, जिसमें पारदर्शिता, पक्षपात रहित तथा प्रक्रियाजन्य व्यवहार को स्पष्ट किया जाएगा और इस प्रक्रिया में विकासशील और अल्प विकसित देशों के हितों को ध्यान रखा जाएगा। अगला बिंदु आता है ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट प्रोक्यूरमेंट यानी सरकारी खरीद में पारदर्शिता। सरकारी खरीद में पारदर्शिता के लिए गठित कार्यदल विशेषकर अल्प विकसित राष्ट्रों को ध्यान में रखकर भागीदारों के विकास प्राथमिकताओं को पूर्ण करने हेतु सौदेबाजी को निरंतर प्रोत्साहित करेंगे। इस पर भी सहमति बनी। अगला बिंदु था ट्रेड फैसिलिटेशन यानी व्यापार सुविधाएं। व्यापार सुविधाओं के संबंध में सभी राष्ट्रों में यह सहमति बनी कि माल के व्यापार हेतु परिषद के द्वारा इस संबंध में पुनरीक्षण किया जाएगा तथा विकासशील एवं अल्प विकसित राष्ट्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए व्यापार आवश्यकताओं तथा सदस्यों की प्राथमिकताएं भी चिन्हांकित की जाएंगी। दोहा घोषणा पत्र के अंतर्गत और जो अगले बिंदु हैं उसमें से एक है WTO रूल्स ऑन रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट यानी क्षेत्रीय व्यापार समझौतों पर विश्व व्यापार संगठन के नियम। इस बिंदु पर सम्मेलन में जो सहमति हुई वह हुई क्षेत्रीय व्यापार समझौतों पर लागू वर्तमान विश्व व्यापार संगठन के प्रावधानों के अधीन प्रक्रिया को और अधिक स्पष्ट तथा और अधिक सुधार करने के उद्देश्य से कार्य किए जाएंगे। इसी तरह अगला बिंदु था जो बेहद महत्वपूर्ण बिंदु है विश्व व्यापार संगठन का, वो है डिस्प्यूट सेटलमेंट अंडरस्टैंडिंग यानी विवाद निपटारा की समझ। विवाद निपटारा की जो समझ है वह और अधिक स्पष्ट की जाएगी और उसमें और अधिक आवश्यक सुधार किए जाएंगे। इस बिंदु पर भी सहमति बनी। इसी तरह ट्रेड एंड एनवायरनमेंट यानी दोहा घोषणा पत्र में व्यापार और पर्यावरण को लेकर भी चिंता जताई गई थी और उस वक्त ये कहा गया कि वर्तमान विश्व व्यापार संगठन के नियम तथा विशिष्ट व्यापार दायित्वों के मध्य संबंधों को बहुपक्षीय पर्यावरणीय समझौतों के द्वारा फिर से परिभाषित किया जाएगा। पर्यावरणीय माल एवं सेवाओं पर प्रशुल्क तथा गैर प्रशुल्क की बाधाओं में कमी की जाएगी और यदि उचित हो तो उन्हें आगे समाप्त भी किया जाएगा। इसी तरह अगले विषय बिंदु यानी ई कॉमर्स के महत्व को रेखांकित करते हुए यह स्वीकृत किया गया कि ई कॉमर्स ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में नई चुनौतियों और अवसरों का सृजन किया है। ई कॉमर्स के भावी विकास के पक्ष में वातावरण के सृजन और उसे बनाए रखने के महत्व को स्वीकार करते हुए उस पर निरंतर कार्य किए जाने की आवश्यकता पर सहमति बनाई गई। दोहा घोषणा पत्र पे छोटी अर्थव्यवस्थाओं का भी ध्यान रखा गया और छोटी अर्थव्यवस्थाओं के संबंध में विचार करते हुए यह सहमति प्रदान की गई कि बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्थाओं में छोटी अर्थव्यवस्थाओं की व्यापार संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए निरंतर उपाय किए जाएंगे। इसी प्रकार से ट्रेड, डेब्ट्स एंड फाइनेंस अर्थात व्यापार, ऋण और वित्त के संबंध में भी आवश्यकता अनुरूप नियम बनाने पर सहमति दी गई।
ट्रेड एंड ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी यानी व्यापार और तकनीकी हस्तांतरण पर भी सहमति बनी कि जिन राष्ट्रों को व्यापार के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की आवश्यकता है, उन्हें मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम के अंतर्गत इसके संबंध में सहायता दी जाएगी। इसी के साथ साथ टेक्निकल कोऑपरेशन और कैपेसिटी बिल्डिंग पर भी सहमति बनी। और आखिरी बिंदु, जो महत्वपूर्ण बिंदु है, वह है लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ के संबंध में। लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ यानी न्यूनतम विकसित देशों के मंत्रियों के उसी वर्ष जुलाई 2001 में जंजीबार में सम्मेलन हुआ था, और उस सम्मेलन में न्यूनतम विकसित देशों के मंत्रियों ने विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत जो वैश्विक व्यापार के जो नियम बन रहे थे उसमें चिंताओं को व्यक्त किया। तो इन व्यक्त चिंताओं पर भी दोहा घोषणा पत्र के अंतर्गत चर्चा की गई और उन्हें बाजार प्रवेश, उनके उत्पादों हेतु सहायता और व्यापार संबंधी तकनीकी सहायता तथा क्षमता निर्माण में मदद दिए जाने पर भी सहमति प्रदान की गई। इस प्रकार हमने दोहा घोषणा पत्र के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अभी चर्चा की। आगे जिस बिंदु पर हमें चर्चा करना है और वह है एंटी डंपिंग ड्यूटी या पातन रोधी शुल्क। दरअसल पातन रोधी शुल्क एक संरक्षणवादी प्रशुल्क है जो घरेलू सरकार के द्वारा उस विदेशी आयात पर लगाया जाता है जिसके लिए यह विश्वास है कि उसका मूल्य उचित बाजार मूल्य से कम है, और यह स्थिति घरेलू उद्योगों पर ऋणात्मक प्रभाव उत्पन्न करती है। इसलिए यहाँ पर WTO यह तो ध्यान जरूर रखता है कि राशि पातन पर घरेलू सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है, लेकिन WTO के द्वारा राशि पातन में संलग्न विदेशी फर्मों की क्रियाओं पर किसी भी प्रकार के नियमन से संबंधित कोई कार्यवाही नहीं उपलब्ध प्रतीत होती। इसलिए घरेलू सरकारों को एंटी डंपिंग शुल्क लगाना पड़ता है। अब हम समझें कि डंपिंग क्या है या राशि पातन क्या है। राशि पातन एक अंतर्राष्ट्रीय मूल्य विभेद की स्थिति है जहां एक उत्पाद का मूल्य जब उससे आयातक देश में बेचा जा रहा है उस मूल्य से कम है जो कि निर्यातक देश के बाजार में है, और इसके कारण जो घरेलू उत्पादन है वह घरेलू उत्पादन उस विदेशी सामान के कम मूल्य होने के कारण उससे प्रतिस्पर्धा की स्थिति से वंचित रह जाते हैं। अब इस संबंध में गैट यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ और एंटी डंपिंग शुल्क और एग्रीमेंट के बारे में क्या कहा है इसकी हम चर्चा करेंगे। तो गैट 1994 के अनुबंध 6 के अनुसार यदि एक निश्चित स्रोत से एंटी डंपिंग हो रही है तो आयात जो कम मूल्य पर बिक्री होने के कारण घरेलू उद्योग बाजार को जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में आयातित उत्पाद पर पातन रोधी शुल्क लगाने का अधिकार गैट का अनुच्छेद 6 देता है, और इसी अधिकार के तहत घरेलू सरकारें डंपिंग की जाने वाली वस्तु पर शुल्क लगाती हैं। उरुग्वे राउंड की वार्ता जो हुई थी 1986 से 94 के बीच, उसमें भी एंटी डंपिंग ड्यूटी की चर्चा की गई, और उसके अंतर्गत जो चर्चा की गई थी उस चर्चा में जो बातें बहुत साफ तौर पर सामने आई थीं वे बातें थीं कि उसमें कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स तय किए गए थे, और वो बेसिक प्रिंसिपल्स थे कि विश्व व्यापार संगठन के सदस्य एंटी डंपिंग मेजर्स को लगा सकते हैं अगर ऐसी स्थिति उनके सामने आती है। तो उस स्थिति में एक कमेटी बनाई गई थी जो एंटी डंपिंग प्रैक्टिसेस समिति कहलाती है, और उस समिति की जो मीटिंग होगी वो एक वर्ष में कम से कम 2 बार अवश्य होगी, जिसमें WTO के सदस्य देशों को इस बात की अनुमति दी जाएगी कि वे एंटी डंपिंग एग्रीमेंट से संबंधित किसी भी विषय पर चर्चा करें और उससे संबंध में कार्रवाई करें। डिस्प्यूट सेटलमेंट की व्यवस्था भी की गई। यदि एंटी डंपिंग ड्यूटी के चलते यदि 2 पक्षकारों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत 2 पक्षकारों के मध्य अगर कोई विवाद होता है तो उस विवाद के निपटारे की व्यवस्था भी
इस सेटलमेंट में की गई और ये सेटलमेंट बॉडी बनाई गई WTO के अंतर्गत। डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी जो बनी हुई है उसके सामने ये जो डिस्क्रिमिनेशन है वो सदस्य देश के द्वारा ले जाया जाएगा। यानी एक सदस्य देश जो है दूसरे देश के द्वारा एंटी डंपिंग मेजर्स जो लगाया गया है उसको वो इस समिति के समक्ष चैलेंज कर सकता है, जो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है, और चैलेंज करके उस संबंध में आगे की कार्यवाही कर सकता है। नोटिफिकेशन यानी जितने भी WTO के सदस्य हैं वो यदि एंटी डंपिंग कानून बनाते हैं तो उस एंटी डंपिंग कानून को एंटी डंपिंग एग्रीमेंट के साथ उन्हें कन्फर्मिटी करनी पड़ेगी और उस संबंध में जो नोटिफिकेशन है उस नोटिफिकेशन को एंटी डंपिंग प्रैक्टिसेस की कमेटी जो बनी हुई है उसके सामने देना होगा और वो कमेटी उसको अप्रूव्ड या डिसअप्रूव्ड कर सकती है। डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम। अब हम बात करेंगे अगले बिंदु जो कि विवाद निपटारा व्यवस्था कहलाता है। विवाद समाधान के लिए जो व्यवस्था WTO के द्वारा बनाई गई है। चूंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत माल सेवा के व्यापार में बहुत सारे ऐसे बिंदु आते हैं जहां दो अंतर्राष्ट्रीय पक्षकारों के मध्य विवाद की स्थिति आती है। तो उस समय WTO का डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम क्या है, इसके संबंध में हम अब चर्चा करने जा रहे हैं और इसके उद्देश्य क्या हैं। और उसके उद्देश्य की यदि हम बात करें तो विवाद निपटारा सिस्टम के जो मुख्य उद्देश्य हैं वो हैं बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था में सुरक्षा देना, दूसरा तीव्र क्षमतावान और नियमोन्मुख व्यवस्था को प्रदान करना, तीसरी बात WTO के प्रावधानों के क्रियान्वयन पर विवादों को दूर करना, चौथी बात विवादित विषयों को तीव्र गति से निराकरण करने के लिए स्वतंत्र निर्देश देना जिसे तेज गति से लागू किया जाना भी शामिल है, और आखिरी बात जो सदस्य राष्ट्र निर्देशों का पालन न करें उन पर व्यापार प्रतिबंध भी लगाया जाना ताकि इस सिस्टम को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। इसका जो मैकेनिज़्म है, डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम का जो मैकेनिज़्म है, उस मैकेनिज़्म के कुल 6 बिंदु हैं और उन 6 बिंदुओं पे हम क्रमशः चर्चा करेंगे। उसका पहला चरण है एप्लीकेशन फॉर कंसल्टेशन, यानी जिसको हम कहेंगे विचार विमर्श के लिए आवेदन। यदि किसी सदस्य देश का किसी दूसरे अन्य सदस्य देश के साथ कोई व्यापारिक विवाद उत्पन्न होता है तो ऐसा देश सर्वप्रथम विवाद समाधान संस्था यानी डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी को विवाद पर विचार विमर्श करने के लिए आवेदन देगा और यह संस्था आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर विवाद के पक्षकारों से विचार विमर्श कर आपस में विवाद के समाधान को ढूंढने के लिए कहेगी। दूसरी बात, विशेषज्ञ दल के गठन के लिए आवेदन यानी एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स। यदि विवाद के पक्षकार देश संस्था को आवेदन करने के 60 दिनों के भीतर अपने विवाद का समाधान स्वयं नहीं कर पाते तो फिर वे देश डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी को संस्था को विशेषज्ञों का एक दल नियुक्त करने के लिए आवेदन दे सकते हैं। इतना ही नहीं, यदि दोनों में से कोई एक पक्षकार विचार विमर्श के द्वारा समाधान से इनकार कर दे तो भी सीधे विशेषज्ञों के दल के गठन के लिए आवेदन दिया जा सकता है। तीसरी महत्वपूर्ण बिंदु है वो है अपॉइंटमेंट ऑफ पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स एंड रिपोर्ट बाय इट, यानी विशेषज्ञों के दलों की नियुक्ति और उनके द्वारा रिपोर्ट। ऐसी स्थिति में पक्षकारों के आवेदन पर संस्था विवाद के समाधान पर रिपोर्ट देने के लिए विशेषज्ञों के एक दल को नियुक्त कर सकती है और यह दल नियुक्ति का आवेदन प्राप्त होने के बाद संस्था को होने वाली तत्काल बाद वाली सभा में किया जाता है। चौथी बात, अपील। यदि विवाद का कोई पक्षकार दल की अंतिम रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है तो वह इसके विरुद्ध अपील कर सकता है। पांचवी बात, संस्था द्वारा अपील रिपोर्ट पर निर्णय। अपील प्राप्त होने के बाद संस्था उस पर विचार करती है और 30 दिनों के भीतर उसका अनुमोदन या निरस्तीकरण करती है। और आखिरी बात, पक्षकारों द्वारा अनुपालन, कंप्लायंस बाय द पार्टीज। तो जब कोई अपील या रिपोर्ट अनुमोदित हो जाती है तो उसमें जो दिए गए सुझाव और निर्देश हैं
उन्हें पक्षकारों के द्वारा मानना आवश्यक होता है। इस तरह से हमने देखा कि डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम का मैकेनिज्म WTO के द्वारा इस तरह से निर्धारित किया गया है। रीजनल ग्रुपिंग्स जो हैं, क्षेत्रीय समूह, WTO खुली क्षेत्रीयता का समर्थन करता है क्योंकि क्षेत्रीय समूहों के सदस्य देश अपने आंतरिक बाधाओं को दूर करके व्यापार करते हैं, जिसका लाभ इन समूहों के सदस्यों को ही नहीं शेष को भी मिलता है। इस WTO ने क्षेत्रीय व्यापार समझौता पर एक समिति का भी गठन किया है जो बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के लिए समझौते के उचित क्रियान्वयन की निगरानी रखती है। कुछ प्रमुख समूह जो हैं वो इस प्रकार हैं। ACP, अफ्रीकन कैरेबियंस एंड पैसिफिक कंट्रीज़ का एक समूह है। अफ्रीकन ग्रुप्स ऑल अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं। APEC, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन ग्रुप कहलाता है। यूरोपियन यूनियन, जिसमें यूरोप के काफ़ी सदस्य देश हैं। G10, इसमें भारत भी, इसमें G10 में ताइपे, कोरिया, आइसलैंड, इजराइल, जापान जैसे देश हैं। G20, इसमें भारत सहित अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चीन, क्यूबा, मिस्र, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका सदस्य हैं। और G33, जिसमें भारत, चीन, क्यूबा, कोरिया इत्यादि सदस्य हैं। ये कुछ प्रमुख क्षेत्रीय समूह हैं। और आखिरी बात जो आती है आज के इस व्याख्यान की, वो WTO और भारत के संबंधों की आती है। भारत 1 जनवरी 1995 से WTO का मेंबर है, जबकि गेट का वह मेंबर 8 जुलाई 1948 से है। कुछ मुख्य बिंदु भारत के और इसके मध्य हैं, और वो बिंदु हैं जो यहाँ पर आते हैं। वो आते हैं कि उरुग्वे राउंड का क्या प्रभाव भारत पर पड़ा। हमने देखा है दोहा डिक्लेरेशन का प्रभाव, माल में व्यापार, ट्रेड इन सर्विसेज, ट्रिप्स, स्ट्रीम्स, इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन FDI, टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड एंड इन्वायरमेंट, मल्टीलेटरल ट्रेड सिस्टम एंड ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म। इस तरह के बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जिसके अंतर्गत भारत और WTO के संबंध को व्याख्यातित किया जा सकता है। भारत के ऊपर WTO का विशेष प्रभाव पड़ा है। WTO की व्यवस्था लागू होने के बाद भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेज़ी के साथ बढ़ी है, और इस बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को और गति प्रदान करने के लिए WTO के प्रावधानों को ठीक रूप से भारत में लागू किए जाने की भी आवश्यकता है। और भारत की चिंताओं को भी WTO को ध्यान रखना चाहिए ताकि भारत की अर्थव्यवस्था को पर्याप्त गति दी जा सके। आज हमने 5 बिंदुओं पर चर्चा की। दोहा घोषणा पत्र, एंटी डंपिंग ड्यूटी, डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम, रीजनल ग्रुपिंग, WTO एंड इंडिया। आप सभी ने मुझे सुना, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।